रेलेवेंट बने। तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब प्रथम चरण के चुनाव के लिए जो प्रचार अभियान तेज हो गया है, तमाम दावों प्रतिदावों और जिसे कहते हैं कि मुद्दों की चुनावी जंग में तमाम ऐसे दावे हैं जो कि चर्चा में हैं और ऐसे में तेजस्वी यादव जो हैं वो विवादों में घिरते हुए नज़र आ रहे हैं। बीजेपी ने उनके ऊपर निशाना साधा है और कई तरह के सवाल खड़े किए हैं उनके बयान को लेकर। इसके साथ ही अगर हम जन स्वराज पार्टी की बात करें जो काफ़ी चर्चा में थी, उसने भी अब महागठबंधन को तीसरे नंबर की पार्टी बता दिया है और एनडीए और जन स्वराज में सीधा मुकाबला बताया है। तो चुनावी लड़ाई जो है वो काफ़ी दिलचस्प अपने आप में होती जा रही है और इसी दिलचस्प लड़ाई में अब ये देखना होगा कि किस तरह से जो विभिन्न दल हैं वो जनता को लुभा रहे हैं। तमाम मुद्दे हैं, सभी दल अपनी अपनी तरह से बिहार में विकास का दावा कर रहे हैं और सभी जो वर्ग हैं उन्हें फ़ायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं और ऐसे में बहुत से ऐसे समीकरण हैं जो साधे गए हैं और उन्हीं समीकरणों के बीच महागठबंधन की जो अंदरूनी कलह है वो भी चर्चा में सबके सामने आ रही है। तो अपने आप में ये जो चुनावी लड़ाई है ये काफ़ी दिलचस्प होती जा रही है और इसी चुनावी लड़ाई में जो बयानबाजी है, जो आरोप प्रत्यारोप है, उसकी राजनीति भी अब तेज़ हो गई है और इसी के तहत तेजस्वी यादव का वक्फ कानून को लेकर जो बयान है वो भी विवादों के घेरे में आ गया है और उस पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इन्हीं सवालों के बीच में ये जो चुनावी लड़ाई है ये अब अपने आप में काफ़ी दिलचस्प हो गई है क्योंकि तमाम नेताओं ने जो चुनाव प्रचार है वो तेज़ कर दिया है और सभी अपने अपने तरीके से जो आमजन है, जो जनता है, उसको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका विश्वास हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे संवाददाता धीरज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार से, उनसे ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। धीरज, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से चुनाव प्रचार ने तेज़ी पकड़ी है उसी में जो विभिन्न बयान हैं उन पर जो आरोप प्रत्यारोप है उस पर भी तेज़ी आ गई है। विशेषकर तेजस्वी यादव का अगर वक्फ कानून को लेकर बयान देखते हैं, विवादों में घिर गए हैं, कई तरह के सवाल बीजेपी ने उठाए हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। आज का जो दिन है बिहार के लिए जो बड़ा दिन है क्योंकि छठ महापर्व है और आप हमारे पीछे भी अगर आपके कानों तक आवाज़ सुनाई दे रही होगी कि किस तरीके से यहाँ के लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व को मनाते हैं, तो उसकी भी तैयारी है। दूसरी तरफ ये हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो नेता हैं, जो लोग हैं, वो अपने अपने प्रचारकों के लिए, अपने अपने नेता के लिए प्रचार करने के लिए निकल पड़े हैं। हालांकि अब से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में ये प्रचार का कार्यक्रम थमेगा क्योंकि जबकि छठ महापर्व का जो कार्यक्रम शुरू होगा तो लोग उसमें व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी ये खबर है कि अभी तेजस्वी यादव जो कि महागठबंधन के जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं उन पर उनके भाई तेज प्रताप ने ही हमला बोला है। अभी महुआ विधानसभा सीट पे अपने चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि तेजस्वी यादव ये ना बताएं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुख्यमंत्री जो बनेगा वो मुख्यमंत्री बिहार की जनता तय करेगी, ना कि तेजस्वी यादव तय करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो घर से ही एक विरोधाभास आवाज, एक बुलंद आवाज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो जीतन राम मांझी हैं, जो हब पार्टी के नेता हैं और केंद्र में मंत्री भी है, उन्होंने भी अभी तेजस्वी यादव पर हमला बोला है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि तेजस्वी यादव ने लोक लुभावन जो लोगों को वायदे कर रहे हैं, जो जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि कल ही तेजस्वी यादव ने 5 वायदे बिहार की जनता के साथ किए थे, जिसमें कि पीडीएस प्रणाली में जो लोग काम कर रहे हैं उनके मानदेय को भी उन्होंने बढ़ाने की बात कही थी। ग्राम कचहरी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका भी उन्होंने मानदेय दुगुना करने का उन्होंने जो एक वायदा जनता के बीच में किया था। तो साफ तौर पे जीतन राम मांझी का ये कहना था कि अब तो कम से कम तेजस्वी यादव को जनता को गुमराह करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जनता से ये भी कह दिया कि हम हर परिवार को एक नौकरी देंगे। सवाल ये उठता है कि बिहार में अभी मात्र 26 लाख लोगों के पास सरकारी नौकरी है
तो 3 करोड़ परिवारों को जो नौकरी देने का वायदा तेजस्वी यादव कर रहे हैं, आखिर ये वायदा कैसे पूरा होगा, कहां से नौकरी आएगी? और अगर नौकरी लोगों को दे भी देते हैं तो उन लोगों को तनख्वाह कहां से आएगी? क्योंकि बिहार का जो बजट है और जिस प्रकार से वायदे तेजस्वी यादव के द्वारा किए जा रहे हैं, उन वायदों के अनुरूप बिहार का बजट नहीं है। तो एक तरीके से तेजस्वी यादव बिहार की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके सहयोगी कांग्रेस पार्टी है। देखिए, राहुल गांधी ने अभी तक बिहार का दौरा नहीं किया है और जो अंदर खाने से खबर आई है, उस खबर के मुताबिक राहुल गांधी ने भले ही अशोक गहलोत को आगे करने के बाद महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने का जो एक दावा किया, लेकिन उससे खुद राहुल गांधी ने दूरी अपनी बना रखी है, क्योंकि अभी तक राहुल गांधी की एंट्री बिहार में हुई नहीं है और अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि आखिर कांग्रेस आला कमान या कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव प्रचार करने के लिए बिहार कब आएंगे। उनके प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं, उनके छोटे छोटे नेता प्रचार कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी चुनाव अभियान से गायब हैं। दूसरी तरफ अगर हम एनडीए की बात कर ले तो एनडीए में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बेगूसराय में आकर, समस्तीपुर में आकर एक ट्रेंड सेट करने की कोशिश की और उन्होंने जनता के बीच साफ जाकर कहा कि देखिए, अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो आप याद कीजिए 20 साल पुराने जंगल राज को। और उस जंगल राज में आपने देखा होगा कि यहाँ ना बहू सुरक्षित थी, ना बेटियां सुरक्षित थी, अपराध, अपहरण और माफिया यही जंगल राज में चलता था। तो अगर आप दोबारा उसकी वापसी चाहते हैं तभी आप महागठबंधन को जिताएं, लेकिन अगर आप सुशासन चाहते हैं। बिल्कुल जी धीरज, आपसे यही जानना चाहेंगे, महागठबंधन में जो कलह और फूट की बात है वो तो शुरुआत से ही दिखाई दे रही थी। अब जिस तरह से तेजस्वी यादव के भाई ने ही जो है इसे उजागर कर दिया है, तो ये तो बिल्कुल पारिवारिक कलह के रूप में सामने आ गया है। आपको लगता है कि तमाम जिस तरह के आप वायदों की बात भी कर रहे हैं, गुमराह करने की बात भी हो रही है और ये कला भी है, महागठबंधन की आपसी भी और पारिवारिक भी, इसका क्या कुछ असर पूरे चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, पूरे चुनाव की बात अगर हम कर लेते हैं तो एक तरीके से एक्सपोज वाली स्थिति तेजस्वी यादव के सामने आ गई है। उनको ये वायदे जनता के सामने करना नहीं चाहिए था। आपको जो चीज आप कहने जा रहे हैं जनता के बीच वायदे के अनुरूप, उसे आप पूरा करने की स्थिति में हैं या नहीं है। देखिए, ये बात सच है कि बिहार के लोगों को 3 करोड़ रोजगार देना, सरकारी नौकरी देना, ये कतई संभव नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव ये वायदे कर लेते हैं, जबकि उनको इसका कैलकुलेशन अपने पास रखना चाहिए कि बिहार का जो बजट है उसके अनुसार से हम कैसे पैसे दे पाएंगे बिहार के लोगों को जिसको हम रोजगार देंगे। तो इसका जाहिर तौर पर इसका जो एक इम्पैक्ट है, एक हम कह सकते हैं कि बीच चुनावी समर में तेजस्वी यादव हंसी के पात्र बन चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं बिहार की जनता के सामने में। और बिहार की जनता ये देखना चाहती है कि ये कैसा पूरा करेंगे। देखिए, बिहार में अभी जो विकास का जो एक पैमाना बना है, अगर हम कुछ क्षेत्रों में जाके देखें, चाहे औद्योगिक क्षेत्रों में जाके, जैसे हम मान लेते हैं बेगूसराय में अगर औद्योगिक कल कारखाना अगर चल रहा है या उसकी जो स्थिति अभी ठीक हुई है, तो उसके पीछे केंद्र की सरकार है। हमने देखा कि यहाँ का जो उर्वरक कारखाना था वो बंद पड़ा हुआ था, उसे नरेंद्र मोदी जी ने आके इसको शुरू करवाया, उसके लिए बजट दिए, जो कल कारखाने बंद पड़े थे उसको दोबारा शुरू किया गया। यहाँ का एनटीपीसी कार्यरत है, केंद्र सरकार की बजट है तो एनटीपीसी का यहाँ काम चल रहा है। और यहाँ जो छोटे छोटे उद्योग है उसको अगर पटरी पर लाने की कोशिश हुई है तो वो नीतीश सरकार और केंद्र की सरकार ने उसे पटरी पर लाने की कोशिश की हुई है। अगर बिहार में सड़कों का अगर जाल बिछा है, 6 लेन अगर हमने देखा है बिहार में, बिहार की सड़कों पर तो केंद्र सरकार की देन है, सड़क परिवहन मंत्रालय की देन है। उसमें एक तरीके से हम कहा जा सकता है कि बीते सालों में जंगल राज से दूर या अपहरण, लूट और माफिया की संस्कृति से दूर अगर बिहार में सुशासन की संस्कृति बनी है, लॉ ऑर्डर बना है, और या हम ये कहें कि बिहार अगर पटरी पर आने की कोशिश में है तो उसके पीछे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार है। और जो वायदे जो इस चुनावी मध्य में तेजस्वी यादव कहने जा रहे हैं, तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट यहाँ की जनता बिल्कुल, जनता जो है इसकी उनके जो पड़ताल जो है जरूर कर रही है। बिल्कुल,
धीरज, पड़ताल जो महागठबंधन में एक फूट नजर आ रही है उसकी भी लगातार की जा रही है। जिस तरह से आप बता रहे थे कि कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। हालांकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा हुई थी, तब कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पीछे जो पोस्टर्स थे वो भी इस फूट की कहानी, इस खिंचाव की कहानी अपने आप कह रहे थे। क्या वजह है कि कांग्रेस वहां पर प्रचार के लिए नहीं पहुंची है? सम्मान की बात है या फिर लगातार ये जो गहराता हुआ, जिसे कह रहे हैं कि आपसी जो रस्साकशी है वो अब जो है काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है? देखिए, इसके पीछे की एक बहुत बड़ी थ्योरी है, और जिस थ्योरी को चुनाव के बीच में एक दबाव के रूप में राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को आगे करके पाटने की कोशिश की, लेकिन खुद राहुल गांधी उस पर्दे से गायब हो गए। अगर बिहार में तेजस्वी यादव के साथ उनके गठबंधन की अगर एक कोशिश हुई एकजुटता दिखाने की, तो उसमें राहुल गांधी गायब रहे। उनको, राहुल गांधी को खुद आकर एक मैसेज, एक संदेश देना चाहिए था। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो बात यह है कि जो महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उसमें 12-13 सीटों पे जो है उनका एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लास्ट अंतिम समय तक भी उनको बैठाने की कोशिश हुई कि ताकि गठबंधन ये दिखा पाए कि हम एकजुट होकर बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। यहाँ 12-13 सीटों पर जो प्रत्याशी हैं वो एक दूसरे के आमने सामने उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। एक अगर हम मटिहानी विधानसभा सीट की बात कर लें, क्या यही वजह है कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जो मुख्य मुकाबला अब एनडीए और जनसुराज के बीच में है? बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जो इतना मूवमेंट किया 2-3 सालों में बिहार में, तो एक जो यहाँ के युवाओं को और यहाँ के जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास को या अपर क्लास को हम कह सकते हैं कि उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश अपने बयानों के जरिए, अपने भाषणों के जरिए और जनता के बीच में जाके लाने की प्रशांत किशोर ने कोशिश की, और उसका असर दिख रहा है। और कहीं कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि प्रशांत किशोर ने जो एक त्रिकोणीय मुकाबला बिहार में खड़ा किया है उसका असर साफ तौर पर बिहार में देखने को मिल रहा है। और कहीं कहीं ऐसा भी दिख रहा है कई कई विधानसभा सीटों पर कि एनडीए बनाम प्रशांत किशोर की लड़ाई चल रही है। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सीधी लड़ाई होती थी वो बहुकोणीय अब दिखाई दे रही है। नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया धीरज तमाम जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते